नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। इससे पहले आप पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों और लोगों का हालचाल भी जाना। इस दौरान मौके पर सभी प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और कैंट रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो कैंट रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। 7 मार्च को मतदान होना है, 7वें चरण का उत्तर प्रदेश में। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही साथ लोगों से हालचाल भी जाना। और इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यूपी में 7वें चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश के चाहने वालों की भारी भीड़ सड़क पर देखने को मिल रही है। तो 7वें चरण के मतदान की तैयारियां सभी पार्टी कर रही है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अखिलेश यादव के रोड शो की। पार्टियां प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और रोड शो किए हैं। यूपी में 7वें चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोड शो किया है। जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का ये रोड शो की तस्वीरें, और जिसमें अखिलेश यादव के चाहने वालों की भीड़ सड़कों पर देखने को मिल रही है। अयोध्या में डीएम के आवास के बोर्ड का रंग बार बार बदलना पीडब्ल्यूडी के जेई को भारी पड़ गया, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के जेई अजय कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले बोर्ड पर भगवा रंग था, जिसे हरे रंग में तब्दील किया जाता है। फिर उसके बाद मीडिया में खबर चलने के बाद जो बोर्ड है उसे भगवा रंग से रंग दिया जाता है। तो बार बार जो बोर्ड है उसे दूसरे रंग में रंगा जा रहा है, जिसके बाद आपको बताते चले ये करना यहां पर महंगा पड़ गया। पीडब्ल्यूडी के जेई को निलंबित कर दिया जाता है। अयोध्या में डीएम के आवास के बोर्ड का जो रंग है वो बार बार बदलना पीडब्ल्यूडी के जेई को भारी पड़ गया है। पहले जो बोर्ड का रंग था वो भगवा था, उसके बाद उसे हरे रंग में तब्दील कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से जो भगवा रंग है उसे हरे रंग को लाल रंग में तब्दील कर दिया जाता है। तो आपको बताते चले पीडब्ल्यूडी के जो जेई हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है इस काम की वजह से। मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला हल्दरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 बसों में आमने सामने टक्कर हो जाती है, जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोग की मौत हो जाती है। वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से वापस आ रही बस और सवारी बस अचानक आमने सामने आ गई और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस हादसे की छानबीन में जुटी हुई है। मऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो जाता है। मामला हल्दरपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 सिपाहियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से वापस आ रही बस और सवारी बस अचानक सामने आ गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया। फिलहाल जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो भी व्यक्ति घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और फिलहाल पुलिस हादसे की छानबीन में जुटी हुई है।
यूक्रेन से भारत को वापसी करने वाले नागरिकों लगातार मुलाकात हर खबर कर रहा है और उनके परिवार से मुलाकात करने यूक्रेन से भारत का सफर और यूक्रेन में उनकी और भारतीय नागरिकों की क्या स्थिति है जानने की कोशिश कर रहा है हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। खबर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज लगभग 9वां दिन है और 9वें दिन की स्थिति ये है कि यूक्रेन कभी खूबसूरत, आज से 9 दिन पहले पूरी तरह से खूबसूरत शहर कहा जाता था, देश हुआ करता था। आज यूक्रेन की हालत ये है कि काफी ऐसी जगह हैं जो पूरी बंजर बन चुकी हैं और आज कहा जाए तो यूक्रेन का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जिसमें रहा जा सके, क्योंकि सब जगह लोगों को खतरा नजर आ रहा है, वहां के लोकल नागरिकों को भी। तो वहीं अगर हम बात करें भारत मुल्क के लोग जो नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है कि कुछ लोग तो भारत आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो कि बॉर्डर पे काफी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो साथ में अगर हम बात करें तो हमारे साथ इस समय यूक्रेन से लौटे एक छात्र हैं और उनका परिवार है। हम उनसे बात कराते हैं कि उनके साथ क्या स्थिति रही और किस स्थितियों के साथ साथ वो भारत वापस हुए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यूक्रेन से अपने वतन वापस आ गए हैं। आप अपना पूरा नाम बताइए और बताइए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और यूक्रेन आप कब से गए थे और क्या कर रहे थे आप वहाँ पर? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, यानी वहाँ से मैं MBBS कर रहा हूँ। ये हमारा यानी 3rd ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर है। तो वहाँ से हम लोग ये वॉर की सिचुएशन बन रही थी, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग यानी वहाँ कीव में अटैक हुआ था, वही 21 में अटैक हुआ था, उसके बाद में यानी निकलने का हो रहा था सबका। तो फिर हम लोग 24 को निकले थे, 24 को निकलने के बाद में उसके बाद में हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। तो वहाँ पे हम लोग को यानी बॉर्डर क्रॉस करने में ही 3 दिन लग गया था। बॉर्डर क्रॉस करने में 3 दिन लग गया था और वहाँ पे नहीं काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो 3 दिन जो आपने बॉर्डर क्रॉस किया है वो किस हिसाब से किया, कैसे किया, क्या क्या किया कि वहाँ पे यानी भीड़ काफी ज्यादा थी, भीड़ एकदम से यानी काफी ज्यादा हो गई थी और ठंड भी काफी ज्यादा थी, प्लस यानी कोई अरेंजमेंट नहीं था, यानी कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। तो फिर और भी यानी काफी ज्यादा दिक्कतें, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो यानी दिक्कतें होंगी। तो आप भारत जब लौटे हैं तो भारत में लौटने के बाद आप अपने घर कब पहुंचे हैं? हम यहाँ कल पहुंचे हैं, कल 6:30 बजे। आपके 250 से 300 बच्चे हैं। आपके पिताजी साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपका बेटा वापस आ गया है। आपसे जानेंगे कि किन परिस्थितियों में, कौन सी वो परिस्थितियां कैसी रही जब आपका बेटा उस समय आपके साथ नहीं था? उस समय तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, रात में नींद नहीं आया कि बेटा हमारा किस मुसीबत है। इनसे बात हो पा रही थी आपकी? बात कभी कभी होती, तीसरे चौथे दिन होती थी, रोज नहीं हो पाती थी। तो अब आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत ठीक लग रहा है, बेटा मेरा आ गया, बड़ा बेटा है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपका बेटा वापस आ गया है और भी जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके बारे में आप इंडियन गवर्नमेंट को? मेरा तो ये कहना है कि जितने बच्चे वहाँ फंसे हैं, जैसे मेरा बेटा वैसे दूसरे के बच्चे, जितना जल्दी हो सके भाई गवर्नमेंट इनको बुलवाए, जैसे भी बुलवा सके। माता जी भी साथ में हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। माता जी, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आपका बेटा वापस आ गया है। क्या क्या इसके हिसाब से आपका दिनचर्या रहा जब पता चला यूक्रेन में फाइट हो गई है, लड़ाई हो गई है, आपका बच्चा वापस आ गया? खाना पीना एकदम दूर ही हो गया काम से कि हमारा बेटा कितनी जल्दी वापस आ गया, मेरे सामने आ गया। और जब हमने वहाँ का देखा है सबसे, तो हमने कहा मेरा बेटा भी वापस आ जाए, जो बच्चे इंडिया के हैं सब लड़का लड़कियाँ जो भी है वो भी सब साथ में वापस आ जाए। हमको मेरी मतलब यही इच्छा थी। और प्रभु जी परमात्मा से दुआ करिए, बजरंग बली से दुआ करिए, हे भगवान वहाँ का जितना युद्ध है वो शांत हो जाए और सब बच्चे अपने इंडिया को वापस आए। वहाँ के लोग भी सही अच्छी तरीके से कहें, मेरे बच्चे भी आ जाए। मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ यूनिवर्सिटी, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, अपना ट्रेनिंग चल रही थी, उसकी 3रा साल है। बहुत खुशी हम लोगों को हो रही थी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा। और ये सब जो तकलीफ परेशानी हुई कि हमारा भैया पता नहीं किस चीज़ से दूर है, वहाँ खाना पीना खाया है पिया है कि नहीं, भाग दौड़ ये सब अपने को छुपना बताना। एक बार बोला कि मम्मी जहाँ पे हम हैं वहाँ लाल सी मतलब रेड कलर की निशान जैसी जो भी दिखी
उस दिन हमको बहुत परेशानी हुई। हमने कहा हे प्रभु भगवान, अब मेरे बच्चे के पास नारायण है कि मेरे बच्चे के पास पहुँच जाए और मेरे बच्चे को बचा लो, रक्षा करो। मेरे बच्चे के साथ में जो भी बच्चे हैं वहाँ, उनके सबके साथ में रक्षा करो। हमारे बच्चे की रक्षा करके यहाँ बुला लो भगवान। और जो भी बच्चे हैं सब बच्चे आ जाए, अपने इंडिया अपने भारत के बच्चे आ जाए, जो भी कहीं भी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं की भी सब हर जगह के बच्चे हैं, हर जिला में अपने अपने जगह अपने माँ बाप के पास पहुँचे। तो ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि माँ बाप के मन में क्या दर्द है और किस तरह वो सभी बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ ही जानती है कि बेटा अगर उससे दूर रहे तो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो सिचुएशन इस समय बहुत बुरी है और हर परिवार चाह रहा है और पूरा देश चाह रहा है, पूरा विश्व चाह रहा है कि ये वॉर किसी तरह से अब थमे। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद सिंह हरपुरा। की स्थिति क्या है ये किसी को बताने की इस समय आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल का प्रयास है कि जितने लोग यूक्रेन से इंडिया वापस हुए हैं और उनको किसी भी तरीके से उनकी बात जनता तक पहुंचाएं, तो हम लगभग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों के पास पहुंचें जो इंडिया वापस हुए हैं और उनसे आप बीती खुद जाने कि वहां पर उनके साथ क्या बीती है। अभी हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह जी बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे आपकी वापसी कब हुई है। वापसी कल सुबह 5:30 बजे हम लोग दिल्ली आए थे, फिर वहाँ से हम लोग मैं अपने घर शाम के 7 बजे पहुँचा। मौजूदा समय की जो परिस्थितियां हैं जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, तो उसके सिवा आप कुछ ऐसा बताइए जो आपने वहाँ पर देखा है और देखने के बाद वहाँ की क्या स्थिति लग रही है कि आने वाले समय पे क्या पोजीशन होगी। आने वाले समय पर चीज़ें और ख़राबी होती चली जाएंगी। जिस तरह से वहाँ के सारे लोग का बर्ताव है, खासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, और जिस तरह की मतलब दिक्कतें वहाँ से बच्चों को बॉर्डर तक जाने में फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बॉर्डर के बाद इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसीज वहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, वो आपको खुद लेके जाएंगे। मेन जो सबसे बड़ी दिक्कत सबको ही आ रही है, हर बच्चों को, वो बॉर्डर तक पहुँचने की है, और उसके लिए हम लोग के लिए कोई हेल्प नहीं मिल रही है। किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा है यूक्रेन से भारत आने में। यूक्रेन से पहले तो जिस शहर में मैं था वहाँ से सबसे पहले बस हम लोग को कराने में, क्योंकि सबने हाथ खड़े कर दिए थे, तो हम लोग को खुद ही सब कुछ अरेंज करना था। अब उसके लिए ऐसा था कि अब उस टाइम पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, तो लोग वहाँ के जो लोकल बस ड्राइवर थे वो कुछ भी पैसे, जैसे हम लोग ने भी 1 लाख रुपए दिए थे उसको सिर्फ बॉर्डर तक जाने के लिए। अब वहाँ बॉर्डर पर जाके पहले हम लोग ने ट्रेन से जाने का ट्राई किया, लेकिन ट्रेन में इंडियंस को उन्होंने मना कर दिया कि हम घुसने ही नहीं देंगे। सिर्फ वहाँ के लोकल लोग, बूढ़े बच्चे और मतलब जो जितने लोग थे वही लोग सिर्फ चढ़ सकते थे ट्रेन में। हम लोग के लिए उन्होंने ट्रेन बंद कर दी जैसे ही देखते थे, और जो लोग कुछ चढ़ भी जाते थे तो उन्हें उतार के नीचे फेंक देते थे वो लोग ट्रेन से। सपोर्ट की बात है और भी कई ऐसे मुल्क हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि इंडियन को वहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है। मतलब किस देश से सपोर्ट सबसे ज़्यादा, तो मतलब सारे देश वहाँ पे ठीक है, पर जो सबसे आसान मुझे लगा जिस बॉर्डर से मैंने खुद पार किया वो स्लोवाकिया था। वहाँ से ज़्यादा आसान थी, क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट भी हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा किया गया था। होटल तक के लिए बस वगैरह सब कुछ अरेंज कराई थी इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे। फिर खुद भी कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आके हम लोग को एड्रेस भी किया था, और आराम से मतलब फ्लाइट तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सारे वो लोग देश में अच्छा ही काम कर रहे हैं। जैसे कुछ पोलैंड में आपने दिक्कतें सुनी होंगी जिस तरह की आई थी, और रोमेनिया के बॉर्डर पे 3-3 दिन बच्चे खड़े रह रहे हैं ठंड में, तो ये सब दिक्कतें ज़्यादा। आज फाइट का लगभग 9वां दिन है, ठीक है, 24 तारीख से लगभग फाइट चालू हुई है। इससे पहले आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं लग पाया कि फाइट कैसे स्टार्ट होने वाली है और वो कितनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो अगर अभी हम ये बात करें कि जो आप वहाँ से चले हैं, यहाँ आने के बीच में आपके साथ कई लोग आए हुए हैं, तो उसमें अभी क्या लगता है वहाँ कितने लोग और भारतीय मुल्क के लोग फंसे होंगे। अभी तो जहाँ तक मेरे जानने में है काफ़ी लोग, लगभग जो जितने मेरे दोस्त और जिन लोगों से पता चल रहा है 300-400 लोग तो सिर्फ अभी शायद खार्किव और सूमी में ही लोग अभी बचे हैं इन 2 शहरों में। सारे बच्चों को निकाल लिया गया है, लेकिन आज ही सुबह में आपने सुना होगा एक वो बच्चे की गोली लगने की खबर आई है। तो सर क्योंकि ऐसा है कि कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया है, उन लोगों को लगा कि शायद 1-2 दिन में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी भी बाकी सरकार ने एडवाइजरीज निकाली थी उसके बाद भी कि आप वो शहर छोड़ दीजिए जल्दी, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी सरकार के टच में ही नहीं आए। ये कहना मतलब अभी बहुत मुश्किल है कि अभी रियल में कितने लोग अभी बचे हुए हैं वहाँ पे।
उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनके चाचा जी साथ में बैठे हुए हैं। किस सिचुएशन में उन्होंने अपने घर में और किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा जब पता चला फाइट हो रही थी और बच्चा घर नहीं आ पा रहा है, ये इन सब कुछ जानते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बच्चा वापस वतन आ गया है। कि जब जानकारी आप लोगों को मिली कि वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो क्या आपका बच्चे से जब फ़ोन पे बातचीत हो पा रही थी? बातचीत तो हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा टेंशन तो बड़ा ही रहता था। जैसे ये लगता था कि वहाँ का माहौल देख के आए थे, न्यूज देख के ये लग रहा था कि ये घर अब जल्दी आ जाए। तो वहाँ स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। तो अभी आ चुके हैं ये घर, और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को? अब यही है कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके चलते सारे बच्चे वहाँ से वापसी कर ले रहे हैं। चाचा जी भी साथ में बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा ये बताएं कि बच्चा जब इतनी दूर था, क्या लग रहा था कि इतने समय पे वापस आ जाएगा वो? नहीं, लग रहा था स्थितियाँ खराब है तो आने में समय लगेगा, और इन लोगों को बॉर्डर पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से आने में देर हो रही थी। और बॉर्डर पर जब पहुँच गए तभी ये हुआ कि अब खतरे से बाहर है लोग। जो इंडियन गवर्नमेंट को लगभग सभी परिवार बधाई दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि और भी जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलें, जिससे वो अपने वतन सुरक्षित वापस आ सकें। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी जो यूक्रेन से वापस हुए हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद सिंह, हर खबर। रसिया के वॉर में लगातार भारत में वापसी हो रही है बच्चों की, लेकिन देखा जा रहा है साथ में कि किन परिस्थितियों से बच्चे वापस हो रहे हैं। हम लगातार आपको उन बच्चों से मिलवा रहे हैं और बात करवा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ सृष्टि अली जी हैं और इनसे मैं जानेंगे कि ये किस पोजीशन से वहां से लौटी हैं, किन किन दिक्कतों का इनका सामना करना पड़ा। सृष्टि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने देश वापस आ गई हैं। ठीक है सृष्टि जी, क्या सिचुएशन रही आपके अपने वतन तक लौटने में यूक्रेन से? ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई हमने बसेस बुक कर ली थी बॉर्डर तक आने के लिए। और फिर हम नॉर्मली आ गए थे और हमें फ्लाइट मिली। आपके साथ लगभग कितने लोग थे? ओडेसा से हम ऑलमोस्ट 49-50 लोग निकले थे। तो वहाँ पर आपको क्या लगा कि कितने टाइम से पहले से सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही थी कि इतना बुरा हाल होने वाला है? 23rd 24th से पहले जब तक कुछ हमें आवाज़ें नहीं आई थी तब तक हमें लग रहा था कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हर साल हमने सुना है कि हो सकती है वॉर, हो सकती है वॉर। जब से हम गए तो हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कितना गंभीर समय ये यूक्रेन के लिए है। तो अभी जो आपने अपनी आंखों से जो पोजीशन वहाँ देख कर आई है उसको आप थोड़ा सा बताएं, जो पब्लिक की जाने क्या पोजीशन है? सर, वहाँ पे जो पोजीशन है वो है तो बहुत ख़राब, लेकिन अभी जिस सिटी से मैं हूँ वो सिटी के काफ़ी लोगों से, जैसे मेरे फ्लैट ओनर है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा ओडेसा इज क्वाइट। तो अभी के लिए तो शांति है, इतना बुरे हाल हमारी सिटी के अभी नहीं हुए। बाकी सब चीज़ें बंद हो गई हैं, वो लोग प्रिपेयर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड है। इतना छोटा देश है और उसने बहुत कुछ किया है। दूरी पर आपका कॉलेज था? 600-700 किलोमीटर है ओडेसा और अभी हमारे साथ सृष्टि की एक फैमिली भी साथ में है, फादर और मदर और भाई बैठे हुए उनके। मैं सबसे पहले पूछूंगा सर से, सर क्या पोजीशन रही आपकी कि जब आप बेटी इतनी दूर रही आपसे? हाँ, जब तक वार शुरू हुई थी उसके बाद से 2-3 दिन हम लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और कल तक के तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे। जब ये इंडिया के अंदर इन्होंने कदम रख लिया, जब हम लोग को पता चल गया कि ये दिल्ली आ गई हैं और यूपी सदन में हुई, तो उसके बाद से हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स मिला। पर जब शुरुआत हुई थी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे, क्योंकि किसी का भी बच्चे हैं और जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं हमें उनकी भी बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि जो भी बच्चे हैं वो सही सलामत सब अपने घर आ सकें। और
बस यही है। सृष्टि की मदर भी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे उनसे कि जब ये सिचुएशन इतनी बुरी हो गई, जब उनको जानकारी मिली और बेटी उनकी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी लोगों को, तो उस समय उनकी क्या सिचुएशन थी। मैम, पहले तो आपको बधाई हो कि आपकी बेटी घर वापस आ गई है। जब आपको जानकारी मिली कि इस तरीके से वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो आपने संपर्क करने का प्रयास किया होगा सृष्टि से। उस कंडीशन पे क्या बीत रही थी घर वालों पर और आप पर? हाँ, थोड़े टेंस थे, पर हम लोगों को पूरा विश्वास था क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इन लोगों बच्चों के लिए कंटिन्यू अभी भी प्रेयर हो रही है, इसीलिए मैं बहुत रिलैक्स भी थी और मुझे मालूम था जो भी डिसीजन होगा वो इतने ढेर बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट अच्छा करेगी। तो मुझे, और हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो अगर हमने प्रेयर करी है अपने जीसस से तो हमारा काम अच्छा होगा। ये हमारी बाइबल में लिखा है कि वो हमें कभी भी अकेला और परेशान नहीं छोड़ेगा। और रही बात बच्ची की, बच्ची ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, टाइम लिया, और जो जो उनकी गाइडलाइंस आई कि बॉर्डर पे, इस बॉर्डर पे नहीं जाना, उसने उसको फॉलो किया। सबसे बड़ी बात है कि उसने वहाँ की गाइडलाइंस फॉलो की और उन लोगों को अच्छी तरीके से बाहर जाने दिया। हाँ, कंडीशन 2-3 शहरों की वहाँ खराब है, पर उन लोगों को भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि थोड़ा निकलो बाहर, आप लोग हट सकते हैं इस कंट्री से, पर नहीं रहा क्योंकि सभी माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, और जब फ्लाइट से बुक हुई तो पैसा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए पैसा हर बच्चा नहीं आ सका हो गई। फिर ये मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी सरकार का कि उन्होंने वहाँ पे मिनिस्टर्स भेजे, अपने ऑफिसर्स भेजे जो बच्चों को सेफली लिया। इसके लिए मैं मोदी जी का और अपने उत्तर प्रदेश के योगी जी का मैं धन्यवाद। सृष्टि की फैमिली में इस समय बैठा हुआ था जो कि यूक्रेन से लौटी हैं, और इनका साफ तौर पर ये बोलना है कि हमने पूरी गाइडलाइन का पालन किया, जिस कारण से हमें परेशानियों का सामना कम करना पड़ा है। इसी तरह इनका संदेश अगर पहुंचे तो इनका संदेश साफ तौर पे ये है कि वहां पे फंसे हुए नागरिक अगर सही तरीके से गाइडलाइन का पालन करके आगे बढ़ें तो उनको शायद भारत में आने में तकलीफ का कम सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद सिंह, हर खबर। मऊ जिले में बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ कहा कि उनकी सरकार आने पर 6 महीने तक किसी भी सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होगी। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी पर आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में एसपी सुशील घुले ने बताया कि जांच के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को आदेशित कर दिया गया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई करी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट। बस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत हो जाती है, जबकि 2 अन्य जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताते चले सभी जवान सीआरपीएफ के 112 बटालियन के थे। सीआरपीएफ जवान बोलेरो कार से ड्यूटी पर जा रहे थे। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बोलेरो कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दी है। कानपुर में एक नमकीन के कारखाने में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार और स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर महिला की जान बचवाई है। तस्वीरें देखिए। आग के
नमकीन की दुकान में भीषण आग लग जाती है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। फिलहाल आपको बताते चले एक महिला की जान किसी तरीके से बचा ली गई है। तो कारखाने में भयानक आग लग गई। कानपुर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी जान का खतरा नहीं हुआ है। देखते ही देखते पूरी आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इतनी भीषण आग ये लगी है। स्थानीय लोगों ने महिला की किसी तरीके से जान बचवा ली। नमकीन के कारखाने में भीषण आग। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग ये नमकीन के कारखाने में लगी है, जहां पर एक महिला फंस गई थी और किसी तरीके से स्थानीय लोगों ने महिला की जान बचवा ली। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में देर हो गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।